नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए और काफ़ी एक्सक्लूसिव वीडियो में। दोस्तों, मैंने देखे हैं अपने चैनल पे बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं या इनफैक्ट जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे लगभग 120 से 125 लोग यहां पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, वहां पे एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वो है आर्बिट्रेशन को लेकर। मुझे पता नहीं आखिर क्यों और कैसे, लेकिन एक आर्बिट्रेशन का लोगों के मन में एक ऐसा डर, एक ऐसा भय बैठ गया है। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे सो कॉल्ड काले कोट पहनकर जो वकील बने फिरते हैं, वो लोगों को ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अगर पेंडिंग है या फिर पर्सनल लोन का अगर आप टाइम से उसकी ईएमआई नहीं भर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन अगर एनपीए हो जाता है तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके जो है आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है, मुझे ऐसे बहुत सारे जो है लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने 40-50 हज़ार रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल अगर वो पे नहीं करते हैं, अगर उन्होंने 10-12 हज़ार का जो पर्सनल लोन ले रखा है अगर उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, इसके एवज में जो बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी है अब वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके उनके घर से सामान उठा कर लेके चली जाएगी। मतलब उनके घर में जितने भी एसी है, टीवी है, फ्रिज है, बेड है, वॉशिंग मशीन है, वो सभी लेकर चल जाएगी। जैसे अपने देश में कोई कानून, कोई नियम, अदालतें कुछ है ही नहीं। आपने अगर 10,000 रुपये का लोन नहीं भरा तो आपके घर से सामान उठा कर लेकर चला जाएगा। करना क्या होगा, केवल आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करना होगा। अब भाई ये आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कैसे होता है, कौन करता है, क्या होता है, इन्हें कुछ उसका बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके घर से सामान उठा कर लेकर चल जाएगा। दोस्तों, अपने देश में कोई तालिबान का राज नहीं है, अपने देश में कानून है, ठीक है, और उसी कानून में जो है हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर आपके घर से एक छोटा सा कोई झाड़ू भी उठाकर लेकर जाता है तो अगर वो जो है वो चोरी माना जाता है। ये माना जाता है कि उसने आपकी संपत्ति पे दखल दिया है और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपके घर के दरवाजे से कोई अगर एक चप्पल भी अगर आपका उठाकर लेकर जाता है तो वो चोरी कंसीडर होता है और आप उसकी जो है मुकदमा कर सकते हैं। और जिसने भी आपका चप्पल उठाया था उसको कम से कम 7 साल की जेल होगी केवल चप्पल उठाने में। तो ऐसे में क्या लगता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक इतनी आसानी से आपके घर से सामान उठाकर लेकर जा सकती है? क्या इतनी आसानी से आपके घर से टीवी उठाकर लेकर चला जाएगा, वॉशिंग मशीन उठाकर लेकर चला जाएगा, फ्रिज उठाकर लेकर चला जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया, पर्सनल लोन की ईएमआई आपने नहीं भरी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें इतनी आसान होती है? लेकिन इस चीज़ को इतनी आसान तरीके से लोगों को बताया गया है, ये जो सो कॉल्ड वकील बने फिरते हैं यहाँ पे उनके द्वारा। और दोस्तों, मैं ये सारी बातें हवाई नहीं कर रहा हूँ। आप जैसा कि इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे होगे, मैंने प्रॉपर इसके ऊपर एक तो मुझे एक्सपीरियंस भी है, दूसरा मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने नॉलेज गेन किया है। और जैसा कि आप इस वक्त मेरे हाथ में देख पा रहे होगे दोस्तों, ये है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, अधिनियम संख्या 26 सन 1996 द्वारा यथा संशोधित, ठीक है। और अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1996 एज अमेंडेड बाय द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है, एज पर द गाइडलाइन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब अपने देश में जो भी कानून या फिर एक्ट पास होते हैं उनको लागू करने का काम किसका होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो कि वकीलों का अपना एक यूनिटी, एक कह सकते हैं कि इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना, वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप भी उन लोगों में से हैं जो कि किसी मजबूरी में, अब किसी मजबूरी मतलब क्या, पैसों की कमी है, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास पैसे होते तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है वो भर चुके होते, आप अपना पर्सनल लोन का जो भी ईएमआई है वो आप दे रहे होते। तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, आपके पास अभी पैसों की इतनी किल्लत है कि आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो भले कोई कुछ भी बोले कि मेरे साथ ये इशू है, मेरे साथ वो इशू है, अपार्ट फ्रॉम दैट इशू सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो होता है पैसों की कमी का, ठीक है। आपके पास पैसों की कमी है तभी आप इस प्रॉब्लम को अभी फिलहाल फेस कर रहे हो। ऐसे में बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, पैसों की कमी पे ही आते हैं। हो सकता है कि आपका अचानक से जॉब चली गई, क्योंकि आप इतने समय से तो आप उसका पेमेंट कर रहे थे,
अभी तक तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल था टाइमली उसका पेमेंट कर रहे थे, जो भी आपने पर्सनल लोन ले रखा है इसकी जो किस्तें हैं, जो ईएमआई है, आप उसका टाइमली पेमेंट कर रहे थे, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, और बुरा वक्त कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं आता है, ठीक है। बुरा वक्त कभी भी अचानक से आ सकता है। तो ऐसे में अगर आपका अचानक से जॉब चला गया, बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तब तो यहाँ पे आपका लॉस होना ही होना है। किसी कारण से अचानक से आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पे आप इतने ज़्यादा गरीब हो गए कि आपको अपना डेली खुद का खर्चा आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का या फिर पर्सनल लोन का क्या ही पेमेंट करोगे। क्योंकि कोई भी इंसान सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान देखता है। आपको अपनी फैमिली को देखना है, अपना घर का राशन देखना है, घर का रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है। इसके बाद अगर पैसे बचेंगे तभी तो कुछ और काम करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ मुझे पहला सैलरी आया तो सबसे पहले मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरूंगा, बाद में मैं अपने घर का रेंट दूंगा, बाद में बिजली का बिल भरूंगा, बाद में अपने बच्चों के स्कूल का फी भरूंगा। ऐसा तो नहीं है। पहले तो जो जरूरत है वो आप करोगे ना, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरोगे। तो ऐसे में दोस्तों आज के वीडियो में प्रॉपर आपको मैं एजुकेट करने वाला हूँ, प्रॉपर आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। आपको एजुकेटेड बनना है। आपको ये भेड़ चाल या फिर जो आपको डराया जाता है, जो धमकाया जाता है, और ये तरह तरह की बातें जो लोग व्यूज़ के लालच में ऐसी करते हैं कि संपत्ति अटैच हो जाएगी, सैलरी अटैच हो जाएगी। और मुझे पता नहीं ये वर्ड कहाँ से आया है, कौन किसने आविष्कार किया है सैलरी अटैच करने का। मतलब ये अपने आप में मुझे ये लगता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो, आप महीने भर मेहनत करते हो, उसके बदले तो आपको सैलरी मिलती है ना। कोई फोकट में तो आपको सैलरी नहीं देता। आप महीने के 30 दिन जी तोड़ काम करते हो, उसके एवज में आपको महीने के लास्ट में आपको सैलरी, मतलब कि मेहनताना तनख्वाह बोल सकते हैं, वेतन बोल सकते हैं, ये आपको पे होता है। कौन करता है? जिसके अंडर में, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सपोज करो अगर आप रेलवे में हो, ठीक है, तो आपने 1 महीने तक रेलवे को अपना वो समय दिया, अपना मेहनत दिया, तभी तो उसके बदले में आपको सैलरी मिला। या फिर अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपने 1 महीने तक उसने उस कंपनी को दिया, आपने कंपनी को प्रॉफिट दिया, उसके बदले में वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, ठीक है। तो ये सैलरी कोई हराम का तो नहीं है, ये सैलरी कोई मुफ्त का तो नहीं है, ये तो आपके मेहनत का, आपके डेडिकेशन का एक फल है। तो वो जो एम्प्लॉयर जो है आपका, या फिर जो आपका एम्प्लॉयर जो रेलवे है, वो आपकी संपत्ति के, वो आपकी सैलरी कैसे अटैच कर सकता है? वो क्यों करेगा? उसे क्या मतलब है? आप जिसके अधीन में आप काम कर रहे हो, अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप रेलवे में काम कर रहे हो, तो रेलवे डिपार्टमेंट को इस बात से क्या मतलब है कि आपका कौन क्रेडिट कार्ड चल रहा है, कौन सा पर्सनल लोन चल रहा है? ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना। क्रेडिट कार्ड तो पर्सनल चीज में आता है। आप क्रेडिट कार्ड पे क्या शॉपिंग कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। आपने कहाँ से लोन ले रखा है, नहीं ले रखा है, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। या फिर अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो जो आपके कंपनी है, सपोज करो कि आप गूगल में काम कर रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी है मान लेते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड अपना कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके क्रेडिट कार्ड का क्या बिल है, आपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट किया नहीं किया, इससे गूगल कंपनी को क्या ही मतलब है? ये तो आपकी पर्सनल चीजें हैं। गूगल को किस चीज़ से मतलब है कि हाँ आप अपना जो महीने का 30 दिन आपने कंपनी को दिया या नहीं दिया, आपको जो टारगेट्स दिए गए, आपको जो असाइनमेंट्स दिए गए, वो आपने किया या नहीं किया। रेलवे में अगर आप हैं, जिससे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप रेलवे में लोको पायलट हैं, तो आपने जितने दिन आपको ड्यूटी दी गई, आपने ड्यूटी किया या नहीं किया, उनको तो इस चीज़ से मतलब है। आप गवर्नमेंट टीचर हो, तो आप कितने दिन स्कूल गए, कितने दिन नहीं गए, आपकी अटेंडेंस क्या रही। एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो इस बात से मतलब है ना, उन्हें तो इस बात से नहीं मतलब है कि आपके क्रेडिट कार्ड का क्या है क्या नहीं है। ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझो कि कोई सैलरी अटैच क्यों करेगा, क्यों सैलरी आपका अटैच करेगा। अब कोई कंपनी आपका इसलिए तो सैलरी नहीं रोकेगा कि हाँ भाई आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है, लेकिन काम तो आपने पूरे 1 महीने किए हैं ना, तो आपको उसके बदले तो आपको सैलरी मिलेगी। सपोज करो कि मुझे अपना घर बनवाना है, ठीक है, मेरा प्लॉट खाली है, मैं उस पर घर बना रहा हूँ, मैंने मजदूर रख रखे हैं और मैंने उसे बोला है कि हाँ भाई तुम 1 महीने काम करो, ईटा बालू जो भी है वो ढो, मैं तुमको महीने के लास्ट में 10,000 रुपये दूंगा। अब जब पूरा 1 महीने उसने काम किया, पूरे शिद्दत के साथ उसने काम किया, और जब 1 महीना बाद जब मुझे ये पता चलेगा कि नहीं जो मजदूर है इसका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है, इसका 5,000, 6,000, 10,000 का कोई क्रेडिट कार्ड इसने बनवा रखा है, उसका बिल जमा नहीं कर रहा है, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई मैं देख, मैं तेरी सैलरी नहीं दूंगा, मैं तेरी सैलरी अटैच कर रहा हूँ क्योंकि तूने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरेगा। अब वो अगर मजदूर अगर उल्टी खोपड़ी का होगा तो जाहिर सी बात है वो ईटा उठा के मेरे सर पे मारेगा कि भाई तुझे इससे क्या मतलब है,
कि मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैंने तेरे यहाँ काम किया तो मुझे 10,000 रुपये देगा। तो इस चीज़ से आप समझो कि जो सैलरी अटैच वाला जो बात है ये सरासर गलत है, और ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना, ध्यान से देखना, समझना कि किस तरीके से आपको भरमाया जा रहा है। तो ये सैलरी अटैच है ना, इसको आप भूल जाओ, ऐसा कुछ चीज़ होता नहीं है। ये किस तरीके से काम होता है और आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आर्बिट्रेशन का मतलब ही होता है घर से सामान उठा कर लेकर चला जाना। दोस्तों, वो होता है कुर्की जब्ती। कुर्की जब्ती क्या होता है, बहुत बड़ा, जब कुछ बड़े बड़े कांड होते हैं, किसी के ऊपर अगर FIR हुई रहती है और अगर वो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाती है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो भागा भागा फिर रहा है, तो ऐसे में जो है कोर्ट उसके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी करती है। और अगर अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद भी अगर कोई वो गैंगस्टर, वो गुंडा बदमाश अगर वो पुलिस की पकड़ में नहीं आता है, तब उसके ऊपर कुर्की जब्ती का आदेश दिया जाता है, ताकि इससे वो डर कर कोर्ट में वो सरेंडर कर दे। जाहिर सी बात है, कोई भी गुंडा या बदमाश नहीं चाहेगा कि उसके घर से सामान उठाकर लेकर चला जाए, उसकी फैमिली वहां पे रह रही है, तो वो डर कर कोर्ट में सरेंडर कर देता है। तो जैसे ही वो कोर्ट में सरेंडर करता है तो कुर्की जब्ती का आदेश निरस्त कर दिया जाता है। सोचो, उतना बड़ा गैंगस्टर होकर भी उसके घर से सामान उठाकर नहीं लेकर जा जाता है, अगर वो कोर्ट में सरेंडर कर देता है तो तुमने तो केवल 5-10 हज़ार 1-2 लाख रुपए का केवल क्रेडिट कार्ड का बिल ही रोक रखा है, कौन सा इतना बड़ा क्राइम कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब बैंक या फिर कोई भी NBFC कंपनी सारे हथकंडे अपना लेती है, अपने गुंडों को भेजकर कलेक्शन या फिर रिकवरी एजेंट्स को भेजकर भी वो पैसे की भरपाई नहीं करवा पाती है, तरह तरह के फर्जी नोटिसेस भेजकर भी व्हाट्सएप पे लोगों को डरा धमका कर जब पैसे नहीं निकलवा पाती है, जब दिन भर में 100-100 200 कॉल, मल्टीपल्स कॉल्स करके भी जब पैसे नहीं निकलवा पाती है, जब ये धमकी देने के बावजूद कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, आपको बेइज्जती करवाएंगे, उसके बाद भी जब उनसे पैसे नहीं निकल पाते हैं, तो अब उन कंपनियों को ये लगता है कि अब क्या उपाय किया जाए। अब तो वो हार गए, थक गए कि भाई इतना मल्टीपल कॉल करने के बाद भी रिकवरी एजेंट्स ने इतना डराया धमकाया, इतना गुंडई किया, इतना बदमाशी किया, इतनी धमकियां इसको दी, तरह तरह के फर्जी नोटिसेस इसको भेजे गए, डिमांड नोटिस भेजे गए, ये फलाना ढिमकाना 100-200 नोटिस इसको भेज दिए, कुछ हुआ ही नहीं, ये पेमेंट कर नहीं रहा है, ठीक है, सेटलमेंट भी नहीं कर रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो ऐसे में उनके पास एक ब्रह्मास्त्र बचता है आर्बिट्रेशन का, और चूंकि लॉ में इसका प्रोविज़न भी है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में पास किया गया था, और इसको 2021 में थोड़ा सा इसमें संशोधन भी हुआ था एक तरीके से। बेसिकली एक ऐसा एक अमेंडमेंट किया गया था, एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो है थोड़ा सा अधिकार दिया गया है बैंकों को, NBFC कंपनियों को, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पैसे डूबे हुए हैं तो पैसों को निकलवाने के लिए। और यहाँ पे आर्बिट्रेशन का मतलब ही होता है दोस्तों समझौता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा चेयर नीचे हो गया। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है समझौता, जहाँ पे दो पार्टी के बीच में किसी चीज़ को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा हो, किसी चीज़ को लेकर कुछ इशू चल रहा हो, तो वहाँ पे समझौता करवाना ही सबसे बेस्ट वो होता है। जब घर में दो भाई आपस में झगड़ते हैं तो पिताजी बीच में आते हैं, दोनों के बीच में समझौता करवाने के लिए, सुलह करवाने के लिए। तो ऐसे में ही बैंकों द्वारा एक आर्बिटर रखा जाता है। आर्बिटर कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट्स होते हैं। एक तरीके से ये समझौता कराते हैं दो लोगों के बीच में। अब जाहिर सी बात है, अब वो बैंक का आर्बिटर है तो बैंक का ही साइड लेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट आर्बिटर हुआ, सोल आर्बिटर, तब तो ये हो सकता है कि वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर जो चीज़ सही है उसके पक्ष में फैसला देगा। लेकिन अब बैंक ने ही आर्बिटर अगर अपॉइंट कर रखे हैं तो जाहिर सी बात है वो बैंक से पैसे ले रहा है, बैंक से सैलरी ले रहा है, तो वो बैंक के पक्ष में ही देगा, लेकिन उसका काम है समझौता करवाना ही। अब वो आर्बिटर है, किसी को जेल तो नहीं भेज सकता क्योंकि वो जज नहीं है, वो किसी के ऊपर जुर्माना तो नहीं लगा सकता क्योंकि वो जज नहीं है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पावर है उसके पास। तो वो समझौता ये होता है कि हाँ भाई, अगर तुम्हारा 10,000 रुपये, उदाहरण के तौर पे अगर तुम्हारा 10,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है तो इसको 2,000 में देकर काम खत्म करो, हिसाब किताब बराबर करो, ठीक है। अब तो अगर मान लेते हैं कि आपने वो 2,000 रुपये में भी आप रेडी नहीं हुए कि नहीं नहीं मैं इतना भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक ये डिटेल चेक करेगी
कि आपका कौन कौन सा डिटेल्स उनके पास है ताकि वो अवार्ड पास करवा पाएं। अब देखना यहाँ पे कितना मजा आएगा आपको, अब चीज़ों को समझोगे। ये जो अवार्ड होता है, अब ये कोई अवार्ड मतलब कुछ ये नहीं है कि आपको अवार्ड दे दिया हमने, जो शील्ड होता है। अवार्ड मतलब होता है फैसला। जो आर्बिट्रेशन अवार्ड जो आप सुनते होगे ना, तो अवार्ड मतलब तो क्या बचपन में लोग सुनते थे, अवार्ड मतलब प्राइज हो गया, फर्स्ट अवार्ड सेकंड अवार्ड, वैसा कुछ नहीं। अवार्ड मतलब होता है फैसला, कि आर्बिटर ने ये फैसला दिया है। अब चूंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ एक्ट बना रखा है, तो ये जो आर्बिटर्स होते हैं इनका जो अवार्ड मतलब कि जो फैसला होता है ये बैंक को मानना पड़ता है। और ये बैंक तो कौन है, जिसने आर्बिटर रखे हुए हैं, दोनों तो एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अब तो जाहिर सी बात है आर्बिटर का बात तो बैंक मानेगा। अब कोई दूसरा बैंक तो आर्बिटर का बात नहीं मानेगा, जिसका उस आर्बिटर से कोई लेना देना ही नहीं है। सेम वही आर्बिटर जो उस बैंक से सैलरी ले रहा होगा वही अवार्ड पास करेगा और उसी बैंक को उसका बात मानना होगा। ये तो वही बात हो गई घर की बात घर में। तो इसीलिए क्या होता है, सपोज करो उदाहरण के तौर पे कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड है और आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, उसका सैलरी भी आपके उसी अकाउंट में आता है। चीजों को आप समझना शुरू करो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं अब यहां पे। सपोज करो कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड है और आपका कोटक महिंद्रा बैंक में ही आपकी सैलरी आती है। अब दोनों बैंक एक हैं। अब चूंकि आपका जो पैन नंबर है उससे ये डिटेक्ट हो जाता है कि दोनों कस्टमर एक ही है, चूंकि उनका सिस्टम ये है। चूंकि आपने जब सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया था तो वहां पे भी आपने सेम पैन नंबर दिया था। अब चूंकि एक इंसान के एक ही पैन कार्ड होते हैं, और ये जब आपने अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो उसमें भी जो आपका पैन नंबर है वो वही है, दोनों सेम है। तो उनका सिस्टम को ये पता है कि यही बंदे का ये क्रेडिट कार्ड भी है और इसी बंदे का ये सेविंग्स अकाउंट भी है, और वो ये देखती है कि हर महीने इसमें इतने पैसे आते हैं, मतलब कि इसका ये सैलरी अकाउंट है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपका मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड का टोटल आउटस्टैंडिंग है 50,000 और आपकी सैलरी है 25,000 सैलरी हर महीने आती है और आपका 50,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे में बैंक डायरेक्ट आपके उस सैलरी वाले अकाउंट से तो पैसे, वो समझो, बैंक तो डायरेक्ट आपके सैलरी अकाउंट से या फिर उस अकाउंट से तो वो पैसे नहीं ले सकती अपने क्रेडिट कार्ड की भरपाई करने के लिए, उसके हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि ये तो वो हो जाएगा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मेरा ये सेविंग्स अकाउंट है, इसका क्रेडिट कार्ड से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे रोल बहुत बड़ा आता है आर्बिटर का। आर्बिटर ये अवार्ड पास करेगा कि अब आप इसका जो सैलरी अकाउंट जो है इसमें से उतने पैसे को फ्रीज कर लो जितना आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बनता है। तो इसी को लोग समझ जाते हैं सैलरी अटैच। सैलरी अटैच कहाँ से हुआ, जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो तो आपको हर महीने सैलरी दे ही रहा है, लेकिन आपका सैलरी उसी बैंक अकाउंट में आ रहा है जहां पर आपका क्रेडिट कार्ड है। आर्बिटर ये अवार्ड पास करेगा कि जब तक टोटल आउटस्टैंडिंग के बराबर इसके अकाउंट में पैसे ना आए, इसके अकाउंट को फ्रीज कर दो, होल्ड कर दो। अब वो आर्बिटर जो है उसी बैंक को लेटर भेजेगा कि आप इसके अकाउंट को होल्ड कर दो जब तक कि टोटल आउटस्टैंडिंग के बराबर जो अमाउंट है वो इसमें जमा ना हो जाए। तो सपोज करो कि आपके अकाउंट में पहले से 30,000 रुपए जमा है, इन्हें तो चाहिए 50,000 रुपए, आर्बिट्रेशन पास हुआ है 50,000 पे। अब तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं कि पहले ये 30,000 काटेगा, अगले महीने 20,000 काटेगा, ये आपके 30,000 के अमाउंट को होल्ड कर देगा। मतलब कि आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे, डिपॉजिट होंगे, केवल विड्रॉ पे रोक लगा रहेगा। तो ऐसे में अगले महीने ये 30,000 रुपए आपके होल्ड है, अगले महीने जब 25,000 रुपए आपकी सैलरी आएगी, टोटल हो गए 55,000, तो वहां पे जैसे ही 55 होगा, जो 50 के ऊपर जाएगा, तो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड पास हुआ है 50,000 पे हुआ है, तो ये तुरंत ही वहां पे आपके 50,000 अमाउंट को वहां से काट लेगी, ये शो कर कि हमारे पास आर्बिट्रेशन का अवार्ड का यहाँ पे नोटिस है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं, और यहाँ पे तुरंत ही आपके अकाउंट को जो है वहां से 50,000 रुपए काट के उस क्रेडिट कार्ड में भर दिया जाएगा, और फिर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए रह जाएंगे, और फिर आपके अकाउंट को अनहोल्ड कर दिया जाएगा, फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान है ये इस माध्यम से पूरा करके उसको क्लोज कर दिया जाएगा, और अब आपका अकाउंट जो है
ये तुरंत ही अब अनहोल्ड अनफ्रीज हो गया। अब आपको महीने से सैलरी आती रहेगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड कोटक में है और वही आपकी सैलरी अगर आती एसबीआई में फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों बैंक अलग अलग हैं, दोनों का सिस्टम अलग अलग है, दोनों का सर्वर अलग अलग है। तो अब कोटक वालों को तो ये नहीं पता है कि आपका और दूसरे कौन कौन बैंक में अकाउंट है, क्योंकि उनका कानूनी बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी बैंक अपने किसी ग्राहक का जो जानकारी है किसी दूसरे बैंक के साथ शेयर करे। ये तो प्राइवेसी टर्म्स के वॉयलेशन हो जाएगा। अब तो कोटक वालों के पास और कोई उपाय नहीं था। अगर सेम बैंक होता तब तो उसके पास ये उपाय था, लेकिन आपकी सैलरी आ रही है एसबीआई में, तो एसबीआई को भाई क्या प्रॉब्लम है कि आपका कोटक में क्रेडिट कार्ड चल रहा है कि किस बैंक में चल रहा है, उन्हें तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे आपका वो अकाउंट बिल्कुल सेफ रहता, वो फ्रीज नहीं होता, वहां पे आपकी कोई सैलरी होल्ड नहीं होती। वही अगर आपका क्रेडिट कार्ड एसबीआई का होता आउटस्टैंडिंग और सैलरी अकाउंट भी एसबीआई में है, तब फिर वहां पे वही चीज होती, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके उतना अमाउंट को डिडक्ट कर लेना। सो दोस्तों आपको ये गलती कभी नहीं करना है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका मेन अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती हो, कभी भी उस अकाउंट से लिंक अगर आपने कोई लोन ले रखा है, ऑटो पेमेंट ऑन कर रखा है, या फिर उस अकाउंट से अगर कोई क्रेडिट कार्ड है आपका उसी बैंक से, तो यहाँ पे 100% वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके उतने अमाउंट को वो होल्ड कर लेंगे। उससे बेटर है कि आप सेटलमेंट करके पहले ही खत्म कर लो, ठीक है, या फिर आप अपने कंपनी के एचआर को मेल करके, कंपनी के एचआर से बात करके आप अपना सैलरी अकाउंट चेंज कर लो, दैट विल बी मच बेटर। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। सामान उठाने वाली बात बिल्कुल भूल ही जाओ कि क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन में इतनी छोटी मोटी चीज़ें में कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा। वो होते हैं बहुत बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, ज़मीन उमीन का या फिर होम लोन का कुछ वैसा होता है, तब वो होता है होम लोन, वो भी 20-25 लाख से ऊपर के होते हैं। ये 10,000, 15,000, 1 लाख में कोई आपका घर का सामान नहीं उठाने वाला है। ये आप कान खोल कर सुन लो और हमेशा अपने बात को ध्यान रखो। तो कभी भी सेम बैंक का अकाउंट यूज़ मत करो अगर कोई लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो, नहीं तो वो आपके अकाउंट को होल्ड करके जो है वो आपके अकाउंट को वो पैसे डिडक्ट कर लेंगे। इसी को लोग आम भाषा में सैलरी अटैच बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको समझाना, आपको पॉइंट वाइज बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझाना। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी डाउट था, और ये आर्बिट्रेशन फलाना ढिमकाना को लेकर जो भी मन में जो गलतफहमियां आपकी उमड़ रही थी वो पूरी तरीके से दूर हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, कुछ और प्रश्न है, या फिर आप किसी और परेशानी का सामना उठा रहे हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने विचारों को यहाँ पे अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। या फिर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे लगभग 150 से 200 तक का लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे शेयर करते हैं, जहाँ पे आप ही जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे उस ग्रुप में जुड़कर क्या होगा कि आपको एक हिम्मत मिलेगा, आपके अंदर एक जज्बा आएगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि नहीं आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं और सब मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, सब मिलकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों जाते जाते अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना है, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद साथियों।